हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अपने नए लेक्चर के साथ। अभी तक हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने 9 लेक्चर ले लिए हैं। प्रेसिडेंट के लिए लास्ट हमने बात की थी। अनअकैडमी पर ये सेशन डेली बेसिस पर आपके सामने आता ही है। मैं मयंक पाराशर, द डायरेक्टर ऑफ ट्यूटर्स एकेडमी। आप मुझे फॉलो यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, हमारे अपने चैनल पर, और अनअकैडमी पर तो हम ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आज हम लोग बात करें तो बेसिकली हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर्स की बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने हेडिंग लगा हुआ ही है, ताकि हमें क्लियर हो कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं उनका वो यूज कैसे करता है, उन यूज के बेसिस पर हमें वो कैसे, उनके फायदे या नुकसान हैं, या उनके बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, जो कि स्पेशली एनडीए के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है। क्वेश्चन यही है कि पावर एनडीए में जो क्वेश्चन आता है वो प्रेसिडेंट के या तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आए हैं, इलेक्शन से रिलेटेड आए हैं, इंपीचमेंट से रिलेटेड आए हैं, इलेक्टोरल कॉलेजेस से रिलेटेड आए हैं। उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस के जो पोर्शंस थे उसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट वेंचर। इसके अलावा पावर से रिलेटेड भी रेगुलर क्वेश्चन आता रहा है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू होता है कभी भी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी को पढ़ना शुरू करते हैं। और पार्ट 5 का ये फर्स्ट चैप्टर जो है एग्जीक्यूटिव, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पिछली वीडियोस अगर आपने ध्यान से देखी होंगी तो हर उस चीज को जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको करने की हमने कोशिश करी है। अपनी क्लासेस में हम बहुत ज्यादा बीच बीच में नहीं बोलते हैं कि आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, बट अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में से आपको फायदा हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे मयंक पाराशर के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा चैनल, द यूट्यूब चैनल जो द ट्यूटर्स एकेडमी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का काम, जो कि है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए बात कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ चीजें बेसिक्स से पकड़नी होती हैं, और अगर वो समझ में आती चली जाए तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं हटता। जैसे सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो मैं पहले जरा मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं और थोड़ा सा इसे मोटा कर लेता हूं ताकि हाईलाइट ठीक से कर पाए। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। आइएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इसके लिए तो मैं हल्का सा इसे छोटा किया है ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी में नजर आए ये। ठीक, देखिएगा, आइएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर, क्वेश्चन शुरू होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं क्या। अगर कभी भी आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फर्क ढूंढना है तो एक बहुत बेसिक सी बात है जिसे हम बचपन के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है एंड उसका रिटायरमेंट होगा, तो वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है। जबकि वो आदमी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से जीता है, वहां जाकर अपॉइंट हुआ है, बट एक टर्म के बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो वो बंदा पर्टिकुलर लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब यहां आ जाएगा कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो भी हैं वो सारे के सारे कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें प्राइम मिनिस्टर की या मिनिस्टर्स की, तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या प्राइम मिनिस्टर का सर इलेक्शन होता है? क्या इलेक्शन होता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर, प्रेसिडेंट का कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी इलेक्शन नहीं होता, नहीं होता है कोई भी इलेक्शन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मिनिस्टर्स बनते हैं ये लोग हैं कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आइदर ये लोकसभा से आएंगे या राज्यसभा से। तो जो भी पार्टी अपना मेजॉरिटी में होती है वही पार्टी अपना एक लीडर बनाती है ऑफ द हाउस,
अगर वो लोकसभा में है तो लोकसभा का और राज्यसभा में है तो राज्यसभा का। तो अगर उसी पर सबकी मेजॉरिटी बन जाती है तो उसी लीडर ऑफ द हाउस को ये पर्टिकुलर पीएम का पोस्ट दे दिया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अगर बात की जाए तो वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और जो एमपीज उनके चुनकर आए हैं उन सभी ने उन्हें कलेक्टिवली पीएम बनाया है। अपनी वोट से कहा कि हम चाहते हैं कि ये पीएम पद पर बैठें। तो बेसिकली एमपीज लोकसभा या राज्यसभा में जो भी मेजॉरिटी पार्टी है वो लीडर ऑफ द हाउस चुनती है और वो लीडर ऑफ द हाउस यूजुअली पीएम होता है। यूजुअली बोल रहा हूं, नॉट कन्फर्मली। क्यों? पिछले डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे तो भी वो पीएम बने थे, जबकि उनके लोकसभा में उस समय के लिए बात करें तो जो भी होम मिनिस्टर उस समय रहा वो लोकसभा का उनका बंदा रहा। चलूं आगे थोड़ा सा। जब इसके बाद हम लोग आगे के लिए बात कर लेते हैं तो अगली कहानी जो हमारी शुरू होती है बच्चे लोग, वो कहानी शुरू होती है जजेस से। चीफ जस्टिस हो या अदर जजेस हो, आइदर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं या हाई कोर्ट के लिए, दोनों के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप करते हैं, तो आंसर है नो। कॉलिजन बैठता है, बेसिकली सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं और जो बंदा उसकी एलिजिबिलिटी को रखता है उसको फाइनली जज बनाया जाता है। आगे हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसका डिटेल पढ़ेंगे कि कौन बंदा जज बन सकता है, कौन बंदा जज नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए यहां पर एक बात की जाए तो बहुत सिंपल सा है कि 10 साल तक या तो वो हाई कोर्ट में लॉयर रहे हों, जो मिनिमम एक क्वालिफिकेशन है, या 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी है। जबकि हाई कोर्ट में दोनों चीजें 10-10 साल हैं, या तो वो 5-10 साल एडवोकेट रहे हों किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल वो किसी निचली अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, फैमिली कोर्ट हो गई, कोई भी हो सकती है, उसमें जज रहे हों, तब वो हाई कोर्ट के जज के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा एग्जाम जो कंडक्ट कराता है यूपीएससी, उसके मेंबर और उसका चेयरमैन पूरी तरह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। अगला आ जाता है कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो भाई ये तो हमारे यहां सीए का काम करता है और यही वो बंदा है जो पूरा लेन देन, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका ध्यान लेखा जोखा रखता है और अल्टीमेटली इंडिया प्रॉफिट में जा रहा है या लॉसेस में जा रहा है उसकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। अगले आते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट अपना एक लॉयर अपॉइंट करती हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, एंड वो गवर्नमेंट जाने पर आगे काम करेंगे या नहीं करेंगे अगली गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। दैट मींस इसको अगर हम बात करें तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट अपॉइंटमेंट एज पर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप करती हैं। जबकि कैग अगर कोई है, सपोज वो आज हमारे नरेंद्र मोदी के टाइम में बने हैं और उनकी गवर्नमेंट नहीं आती है अगली बार और कोई आती है और ये कैग हैं, तो ये बने रहेंगे अनटिल अनलेस इनका रिटायरमेंट ना आए। जबकि अटॉर्नी जनरल को गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग हटा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर, दिनेश गोस्वामी कमेटी से ये 3+1 का, सॉरी इसे जरा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, 1+2 पर काम करते हैं। 1 चीफ होता है, 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं, पावर तीनों की बराबर होती हैं। इंडिया में जितने इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराना, हमारी डे टू डे लाइफ में इलेक्टोरल लिस्ट को अपडेट रखना, जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम निकालना, जो अडल्ट हो गए उनके नाम डालना, एंड इस तरह का जो अपडेशन पूरे इंडिया में चलता है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो उनको अपॉइंट करना। फाइनेंस कमीशन की कोई भी रिपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट से पहले, रिपोर्ट तो कोई भी हो ये बात समझ लीजिए, सबसे पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, देन आफ्टर वो मूव करती है कहीं पर भी। तो फाइनेंस कमीशन की पूरी रिपोर्ट प्रेसिडेंट पर जाएंगी। एम्बेसडर्स, दूसरे देशों के साथ किसका हमें अपने यहां राजदूत बोलते हैं, इसे हिंदी में राजदूत,
किसको अपने यहां बुलाना है, किसको अपने यहां से भेज देना है, ये पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट करता है। बट आप याद करिए, प्रेसिडेंट के लिए हमने पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद से प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो भी लिखकर देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो उनको मानना पड़ेगा। तो किस कंट्री में कौन राजदूत बन के आएंगे, कौन जाएंगे, वो सब इनका काम है। अब इसी में एक एम्बेसडर होता है और एक हाई कमिश्नर होता है। इनमें क्या फर्क है? एम्बेसडर तो अदर नेशंस हैं, अदर नेशंस। फिर हाई कमिश्नर क्या है? बेसिकली कॉमनवेल्थ जितने भी हैं, बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंडर में जितने भी नेशन रहे हैं वो सारे के सारे आपस में एक्सचेंज करते हैं हाई कमिश्नर, जबकि अदर नेशंस करते हैं एम्बेसडर्स, उच्चायुक्त और एम्बेसडर राजदूत बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यूनियन टेरिटरी को। अब यूनियन टेरिटरी में खुद तो जाके प्रेसिडेंट बैठेंगे नहीं, तो इनके बिहाफ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं, कमांडर हो सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं तो ये और थोड़ा सा आपको अच्छा दिखाई देगा। तीनों चीजें, गवर्नर हो सकते हैं, कमांडर हो सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन बंदा उस समय पर होगा। तो अगर एक क्रक्स में देखें इस पूरी की पूरी बात को, ये तो इंपॉर्टेंट पोस्ट हमने पढ़ ली, अगर क्रक्स में देखें तो सेंट्रल लेवल पर होने वाला कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट अगर होगा तो उसको कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव पावर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। आगे के लिए बढ़ता हूं। अगली आती है, किसी भी देश को चलाने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होता है पैसा। तो हमारे यहां पर जो भी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो सारी की सारी पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को दी हुई हैं। अब क्या इसमें सबसे बड़ी बात है? याद करो, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बात कर रहा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक बिल, कौन सा? स्टेट ऑल्ट्रेशन और मनी बिल अगर कभी आता है। स्टेट ऑल्ट्रेशन बिल तो आएगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और इधर कौन सा बिल आएगा? मनी बिल। ये प्रेसिडेंट पहले साइन करते हैं। स्टेट ऑल्ट्रेशन बिल एंड मनी बिल पहले साइन होगा। ये ओरिजिनेट होता है पार्लियामेंट में। इसमें भी आपको बता दें, अगर मनी बिल है तो ये ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट मीन्स पहले साइन करके आएगा। और ये कौन बताएगा कि ये मनी बिल है? हु डिसाइड्स? तो लोकसभा स्पीकर ये बात बताते हैं कि वेदर इट इज अ बिल ऑफ मनी रिलेटेड टू और नॉट, और वी कैन से इट इज अ मनी बिल और नॉट। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही कि मनी बिल बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, पहली बात। और कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है? तो लोकसभा स्पीकर। अगला आता है, नो डिमांड ऑफ द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी पैसा जो हमारे फंड्स हैं इंडिया के, कौन से फंड्स? जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें हमारे सारे टैक्सेस जाते हैं, उससे 1 रुपया भी बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के नहीं निकल सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई कहीं पर अकाउंट है, उस अकाउंट से आपको पैसा निकालना है तो आपको अपनी चेकबुक पर साइन करने होते हैं। जब तक आपकी चेकबुक पर किए गए साइन वहां मैच नहीं होंगे तब तक किसी भी हालात में पैसा रिलीज नहीं होगा। सेम वे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक अकाउंट है, उस अकाउंट में आने वाले टैक्सेस का जितना भी पैसा है वो तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक उस समय के प्रेसिडेंट की उस पर सील और सिग्नेचर ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात आ जाती है, तो अगले में हम लोग चले जाते हैं। तो अगली कहानी आती है, कैन मेक एडवांस आउट द कंटिजेंसी फंड। अब ये जो इंपॉर्टेंट आया है, कंटिजेंसी, बेसिक आपातकाल के लिए इंडिया रखता है। इनिशियल फेज से अगर देखें तो 5 लाख था, 50 लाख हुआ, 500 लाख हो सकता है, वो बेसिक है, करोड़ों में जा सकता है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट अभी कितना रखे हुए, वेरी करता रहता है ये। क्यों? जब भी मुसीबत आती है निकाल लिया जाता है, लेटर ऑन इन्हें टैक्सेस से रिप्लेस करके फिर एक फिक्स अमाउंट रख दिया जाता है। आगे बात करते हैं अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स के लिए। अपॉइंटमेंट करेंगे फाइनेंस कमीशन का। क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का? जो भी हमारे टैक्सेस हैं
उनका बंटवारा किस किस के बीच, यूनियन और स्टेट के बीच, हर 5 साल के लिए एडवांस में बनाया जाता है कि आने वाले 5 साल में कैसे कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों का बंटवारा होगा, और फाइनली उस बंटवारे को लेकर उनके बीच में एक लिमिट बन जाती है कि इतना टैक्स आएगा तो इतना पैसा स्टेट को और इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अभी चेक कर लीजिए, लॉकडाउन की सिचुएशन, लास्ट 50 डेज निकल चुके थे, गवर्नमेंट के पास इनकम के सोर्सेज खत्म हो रहे थे क्योंकि टैक्सेस था नहीं, ना इंपोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड भी बंद हो चुका था। तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि अगर उसे पैसा चाहिए तो उसे मार्केट खोलने पड़ेंगे। तो मार्केट खोलने में सबसे पहले चीज क्या खुली, अगर आप ध्यान से सब लोग देखें तो लिकर शॉप्स खोली गई हैं, मार्केट में इंडस्ट्रीज को खोला गया है। अभी क्योंकि लिकर शॉप डायरेक्टली पब्लिक से टच करती है इसलिए सबको लग रहा है लिकर शॉप खुली है। नॉट ओनली लिकर शॉप, लिकर बनेगा कहां, दैट इज डिफरेंट कंपनीज, दैट मींस कंपनीज खुली हैं, इंडस्ट्रीज खुली हैं, लिकर शॉप खुली है, एंड पब्लिक वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन रादर हो रहा है, पब्लिक परचेज कर रही है। तो वो सारा मैनेजमेंट हमारा फाइनेंस कमीशन बनाकर देता है जो कि रिकमेंड करता है टैक्सेस का बंटवारा कैसे कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी आती है लेजिस्लेटिव। याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को लेजिस्लेटिव के लिए कहा था कि वो सारी की सारी चीजें जो आप समझ सकें कि आइदर पार्लियामेंट में चल रही होंगी, दैट मींस फॉर अ टर्म 5 साल या 6 साल, लोकसभा है तो 5, राज्यसभा है तो 6 साल, एंड जिनका बेसिकली रिटायरमेंट नहीं होगा वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, या वीकेंड से जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, जो हमारे लिए नए नए बिल्स ला रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, उनको एग्जीक्यूट कराने का काम दैट इज एग्जीक्यूटिव्स। चलें आगे, इसमें सबसे पहले आता है सम्मन। सम्मन आपने भी देखा होगा, सम्मन आए हैं कोर्ट से, इसका मतलब होता है बुलावा, बुलावा। दैट मीन्स कोई भी बंदा है उसको बोला गया है, या एमपीज है हमारे दोनों हाउसेस के, उनको बोला गया है कि आप लोग आइए, दैट इज द स्पेशल सेशन या नॉर्मल सेशन जो आपको कंटिन्यू करना है लेजिस्लेचर की कंटिन्यूटी के लिए। एंड अगला है प्रोरोग्यू, इसका मतलब होता है स्थगित करना, दैट मीन्स सस्पेंशन, कि कोई चीज अगर चल रही है और फॉर द टाइम बिंग नहीं और उसे आगे बढ़ाना है तो प्रेसिडेंट उसे सस्पेंड कर देते हैं। दोनों हाउसेज में एप्लीकेबल है, आइदर ये लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, एंड कैन डिसॉल्व लोकसभा। क्यों लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन है, 5 साल के लिए चुनकर आती है, अगर पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो डिसॉल्व कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर उसके रिटायर्ड होते हैं और उसका टेन्योर 6 साल का होता है। दैट मीन्स कभी भी एक साथ सारे मेंबर तो रिटायर्ड हो ही नहीं पाएंगे, 2/3 मेंबर तो हमेशा बच जाएंगे, तो वो परमानेंट हाउस है। अगली बात, एड्रेस बोथ द हाउसेस जॉइंटली एंड सेपरेटली। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप जॉइंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग आती है, जिसको मैं पहले भी आपको मेजोरिटीज के टाइम पर भी बता चुका हूं कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल ऑफ पार्लियामेंट में एक साथ बैठते हैं। सिंपल मेजोरिटी जो उस दिन है उसके 50% से वोट होती है। लोकसभा में क्योंकि ज्यादा मेंबर है तो लोकसभा इसमें अपना बहुमत ले जाती है। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को कॉल करता है, बट उसका जो हेड होता है, जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो लोकसभा स्पीकर होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो जॉइंटली या सेपरेटली ये इसकी मर्जी के ऊपर है कि दोनों सदनों को वो कैसे एड्रेस करना चाह रहा है। एड्रेस्ड फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन और एट द टाइम ऑफ ईच ईयर। हर साल का जो पहला सेशन आएगा वो, या सपोज इस साल का पहला सेशन हो गया फरवरी में और अब सरकार गिर जाए और दोबारा से सितंबर तक सरकार दूसरी बन के आ जाए कोरोना के बाद तक, तो जो नई सरकार आएगी उसका भी पहला सेशन प्रेसिडेंट ही लेगा। मैसेज भेज सकता है दोनों हाउसेस को, किस रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टेड टू द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। कोई भी बिल अगर 6 मंथ मैक्सिमम तक पेंडिंग पड़ा है, आइदर उसे गवर्नमेंट को लैप्स करना पड़ेगा,
अदरवाइज उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट कॉल कर देंगे कि या तो इसे खत्म कर दो बिल को, अदरवाइज यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन इट, और आपको वो प्रोसीडिंग्स में लाना होगा, आइदर सिंपल सिटिंग में ले आओ या ज्वाइंट सिटिंग में ले आओ। अगला आता है, कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा प्रिजाइडिंग ओवर इट when the both office किसका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। तो जो भी बंदा होता है उस समय पर लोकसभा में, भाई स्पीकर नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं, तो जो भी सीनियर मोस्ट मिलता है उसको प्रो टाइम बना देते हैं कि भाई अभी आप काम धाम देखो, बाकी समय पर जैसे चुनाव हो जाएगा नया बंदा आएगा तो आपको रिप्लेस कर लेगा। पहला। सेम वे राज्यसभा में होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और डिप्टी भी नहीं है, फिर क्या करें, तो किसी एक बंदे को राज्यसभा से उठा लेते हैं और फॉर द टाइम बिंग उससे काम करा लेते हैं, जैसे चुन के आएंगे तो वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है। चलें आगे, थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में ही अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि 12 बंदे राज्यसभा में भेजता है, जो कि आर्ट्स से हो सकते हैं, वो आपके सोशल सर्विसेज से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, या अदर किसी स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पेक्ट में हो सकते हैं। 12 बंदे राज्यसभा में भेजता है। अब क्वेश्चन आता है कि पहले ये नॉमिनेट करता था 2 बंदे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में, जो कि आज नहीं है। क्यों नहीं है? पहले उनका रिस्पॉन्स नहीं आता था, दैट मींस रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो 1952 से लेके 2020 तक इसको रखा गया। बट जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन या रिजर्व सीट्स को जो हैं हमारी लोकसभा में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया में अबॉलिश कर दिया गया है। दैट मींस लोकसभा में 2 बंदे आते थे और हर स्टेट गवर्नमेंट के पास गवर्नर के थ्रू एक एक जाता था एंग्लो इंडियन। बट अब ना किसी स्टेट में कोई एंग्लो इंडियन होगा और ना ही लोकसभा में होंगे। आगे बात करें तो क्वेश्चन आएगा कि ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। तो अमेंडमेंट एक्ट आपके सामने है, दैट इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 104 कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 2019। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 2019 में आया, जिसके बाद एंग्लो इंडियन आज हमारे मेंबर नहीं हैं। अगला आता है डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन द क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एलएलबी करे हुए हो, वो एमबीए करे हुए हो, वो बेसिकली बीटेक करे हो या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री। इसका मतलब होता है कि जो भी एमपी वहां आए मिनिमम उनके पास क्या होना चाहिए, 25 साल या 30 साल एज पर हाउस उनकी जो उम्र है वो होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, कोई पागल ना आ जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका जस्टिफाई करना चाहिए कि इलेक्शन लड़ भी सकता है या नहीं लड़ सकता। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन को पूरी गाइडलाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर से ही जाती हैं। अगली कहानी पर जब हम लोग आते हैं लेजिस्लेचर की, तो वो अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर है, क्या कि कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन जो है या परमिशन इंट्रोड्यूस, अगर कोई हम कौन सा बिल करेंगे, अभी मैंने 10 मिनट पहले बताया था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या उसकी बाउंड्री से छेड़खानी करें या मनी बिल, अगर ये दोनों बिल कभी भी आए हैं तो प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई बिल कभी आया है और वो पार्लियामेंट से इसके पास आ रहा है तो प्रेसिडेंट के पास 3 पावर है। पहला, ठीक है जी हमारी साइड से ओके, मैं पास कर दे रहा हूं इसको, मैं साइन कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव हिज एसेंट टू द बिल, वो साइन कर दें। जबकि अगला है रिटर्न, वापस कर दें। क्यों वापस कर दें? कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका ये बिल, जो रिकमेंडेशन आप पार्लियामेंट को दे रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज आप इसे देख लें। बट इंपॉर्टेंट है ये, ओनली वंस, एक बार बिल को वापस भेज सकते हैं, दोबारा बिल को वापस भेजने का कोई भी गाइडलाइन इनके पास अवेलेबल नहीं है। और तीसरा आता है विदहोल्ड द एसेंट टू द बिल। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट जो है वो नहीं लिखी गई है, ये नहीं कहीं पर भी लिखा गया, ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट साइन करने के, लेकिन वहां नहीं लिखा गया इमीडिएट ऑब्लिगेटरी कि उन्हें अभी साइन करने पड़ेंगे। तो प्रेसिडेंट उसे होल्ड पर डाल सकते हैं, जिसको नाम दिया जाता है वीटो पावर।
तो बेसिकली आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट पे 3 बेसिक पावर हैं किसी भी बिल को लेकर। पहली पावर जो आती है वो साइन करके ओके कर दें, दूसरा रिटर्न कर दें बट एक बार मैक्सिमम, अगर दोबारा पास होके आता है तो उसे रिटर्न नहीं कर सकते। बट तीसरी पावर है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी इमीडिएट साइन करने के लिए नहीं कहता, और यही इनकी वीटो पावर होती है। आगे के लिए बढ़ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट इसमें जो बात आती है वो ये कि अगर सरकार के पास समय कम है सपोज किसी चीज को लेकर और वो कोई कानून नहीं बना पा रही है, तो आर्टिकल 1, 2, 3, जब मैं आर्टिकल्स बता रहा था तब भी बताया था मैंने, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 1, 2, 3 से एक ऑर्डिनेंस बिल पास करा लेते हैं जो 6 मंथ तक, 6 महीने तक एज एन लॉ काम करेगा, एज एन लॉ काम करेगा, और लेटर ऑन अगर वो पास करा लिया तो वो परमानेंट लॉ हो जाएगा, अदरवाइज वो लैप्स कर जाएगा। ये आर्टिकल 1, 2, 3 पावर करता है। तो ऑर्डिनेंस मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ री असेंबली। विद इन 6 वीक ऑफ री असेंबली का मतलब है हमारे जो 2 सेशन है, सपोज मैंने कहा ये सेशन X और ये सेशन Y, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये सेशन हमारा था फरवरी से शुरू हुआ और मई तक गया, जिसे हम अपने यहाँ समर सेशन बोलते हैं, और ये मैंने कहा जुलाई से शुरू हुआ और ये अगस्त तक गया। आगे बढ़े, एक सेशन ले लिया जेड जो कि नवंबर दिसंबर में आता है, जिसको हम बोलते हैं विंटर सेशन। तो चेक करो इनके बीच में कभी भी 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है रीअसेंबली के विद इन 6 वीक वो पास हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से पहले पहले इन्हें रीअसेंबल होना पड़ेगा और उससे पहले पहले पास हो जाना चाहिए। अगली बात है, सारी की सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कैग दे रहा हो, यूपीएससी दे रहा हो, फाइनेंस कमीशन दे रहा हो या अदर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रही हो, पार्लियामेंट के पास तब जाएंगी, पार्लियामेंट तब उन पर कोई भी डिसीजन लेगी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफिस में वो सबमिट कर दी जाएंगी। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट पर्सन जिसके पास इंडिया की कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पहुंच जाती है। आगे के लिए बढ़ते हैं तो अगली कहानी हमारे पास है इसकी जुडिशियल पावर्स से रिलेटेड। अगर हम लोग थोड़ा सा जुडिशियल पावर्स को देखना शुरू करते हैं तो जुडिशियल पावर में जो पहला पार्ट आता है वो है पार्डन। पार्डन का मतलब है पूरा माफ करना, पूरा माफ करना। सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया है कि अगर कोई भी कुछ भी बंदे से प्रॉब्लम हो गई है, चाहे उसे सजाए मौत क्यों ना मिली हो, बट प्रेसिडेंट को यह लगता है कि नहीं इसको मर्सी मिल जाना चाहिए, मर्सी पिटीशन उसकी साइन हो जाती है या प्रेसिडेंट को लगता है मुझे इस पे साइन करने चाहिए, तो अंडर पार्डन उसके किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ किया जाता है। अगला आता है आपका रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है आपका जो भी बेसिकली व्हाट वी कैन से जुडिशियल रिव्यूज गए हैं अंडर पार्डन या कम्यूटेशन। आपने सपोज पार्डन या कम्यूटेशन में अपनी एप्लीकेशन प्रेसिडेंट को दी है और उस बंदे को अगले दिन ही फांसी होनी है, तो अगर उसको फांसी लग गई और प्रेसिडेंट 6 महीने बाद उसकी एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन दे रहे हैं तो यहां तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही रीजन है कि पार्डन कम्यूटेशन की अगर कोई एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है तो वो रिप्रीव के अंडर में सजा, उस समय की सजा जो है वो सस्पेंडेड हो जाती है। जैसे प्रणब मुखर्जी के टाइम में अफजल गुरु 10 साल बाद उनको सजा मिली थी, याकूब मेमन 23 या 27 साल बाद सजा मिली थी, देन कसाब 4 से 5 साल बाद सजा मिली थी। क्यों? क्योंकि जब तक वो वहां से या तो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो तब तक फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी। अगला आता है रिमिशन। रिमिशन क्या है? बेसिकली इसमें विदाउट चेंजिंग करेक्टर, जैसे सपोज का पत्थर तोड़ने की सजा है, या संजय दत्त का एग्जांपल ले लेते हैं। संजय दत्त को वहां पर कुछ स्टिचिंग का, कुछ कारपेंटर वाले काम दिए गए थे जब उनको सजा हुई थी, तो वो काम तो वैसे ही रहेंगे, बस अगर वो 5 साल की सजा है तो उसे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ड्यूरेशन कम कर देते हैं, बट करेक्टर चेंज नहीं करते।
अगली बात आती है रिस्पाइट। रिस्पाइट में बेसिकली बात करें तो बेसिक ये सम स्पेशल फैक्ट्स पर मिलती है, जिसमें मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी है प्रेगनेंसी। कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रेसिडेंट उस केस में ये एक्सेप्ट उनकी बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस लेडी को तब तक सजा नहीं मिल सकती जब तक उसके साथ कोई दूसरी जान अवेलेबल है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के अंदर वो हर चीज बदल जाती है, लाइटर करेक्टर हो जाता है, अमाउंट घट जाता है, प्रेसिडेंट चाहे कुछ फाइन लगा के छोड़ सकता है, सो छोड़े कि नहीं चलो पैसे भी ले जाओ और जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। अगली बात आती है अपॉइंटमेंट्स। तो ये बात हम पढ़ ही चुके हैं, जजेस ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पूरा का पूरा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। 2 मिनट के लिए आप इसे रीड करिए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आगे के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे बढ़िया बात आती है इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर जो है वो हमारी आर्टिकल 352, 356 और 360 में लगती हैं। बेसिक ये 3 हमारे पास हैं, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या गवर्नर रूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे लगेंगी और इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलो जी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर कभी भी हमारे किसी के भी सामने नेशनल इमरजेंसी का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आर्टिकल हमें याद होना जरूरी है, 352। देखते ही याद आना चाहिए 352, 352 किन किन ग्राउंड्स पर लगती है? या तो दूसरे देश से लड़ाई हो जाए, दूसरे देश का कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए जिसे हम एक्सटर्नल अग्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं, या अपने यहां की ही पब्लिक भड़क जाए। दैट मीन्स 3 बेसिक हैं कि एक्सटर्नल या इंटरनल में डिवाइड करें तो 2 एक्सटर्नल रीजन है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल में या तो लड़ाई हो जाए, भाई दूसरे कंट्री से सीधा सीधा वॉर डिक्लेयर हो जाए, या जो प्रॉक्सी वॉर हम आज भी जम्मू एंड कश्मीर में झेल रहे हैं वो हो जाए। दूसरा आता है इंटरनल। इंटरनल में आर्म रिबेलियन, अपनी ही पब्लिक सरकार के अगेंस्ट हो जाए। अब होता क्या है इसमें? रिटन रिकमेंडेशन जब कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को भेजते हैं तो ये इमरजेंसी लगती है। ओरली इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपको अगर इमरजेंसी लगवानी है तो रिटन में रिकमेंडेशन भेज दीजिए। सेम वे अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हुई है तो दैट शुड बी अप्रूव्ड। किससे? पार्लियामेंट। दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इटसेल्फ इंक्लूडेड है इसमें पहले। कैसे? विद इन 1 मंथ सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जानी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी नीडेड होती है और विद इन 1 मंथ लोकसभा और राज्यसभा इसे पास करें तो अगले 6 मंथ के लिए ये एक्सटेंडेड हो जाती है। ये 6 मंथ के लिए एक्सटेंडेड हो जाती है, जो कि लिखा है इफ अप्रूव्ड तो कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। क्या पहले कभी लगी है? 3 टाइम्स लग चुकी है। 62 की वॉर में, 71 की वॉर में और 75 में कोई वॉर नहीं थी, इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, तब लगाई थी, इंदिरा गांधी का टाइम था। आगे के लिए बढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी को ही जब हम और देखना शुरू करते हैं तो इसमें कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स मिलते हैं। जैसे ये एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट पीरियड के लिए। क्या मतलब? 6 महीने में इसे पास कराते जाइए विद इन 1 मंथ, और पार्लियामेंट इसे इनफाइनाइट पीरियड तक बढ़ा सकती है। दैट मीन्स ये कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ये हट सकती है, बट ये लिखा है इट शुड बी पास्ड विद इन 6 मंथ एज पर द रूल्स, जो विद इन 1 मंथ ऑफ दैट प्रोक्लेमेशन है। गॉट इट माय पॉइंट? अगली बात आती है प्रेसिडेंट क्या करेगा इसे सस्पेंड करने में, या क्या क्या होता है ऑपरेशन में। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो 20-21 तो कभी भी सस्पेंड होने नहीं, हम पढ़ के आए हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी में। बट आर्टिकल 19
सस्पेंड हो जाता है कब? जब एक्सटर्नल की बात हो। एक्सटर्नल का मतलब या तो वार हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए। इन दो कंडीशन में जब भी दूसरे देश से हमारा कोई मसला होगा तब इमीडिएट हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी इफेक्ट में आ जाएंगी और आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी मीडिया को यह पावर नहीं होगी या हम लोगों को कि हम आर्टिकल 19 में कुछ भी कर पाएं। राइट टू इंफॉर्मेशन की पावर नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल भी देता हूं, जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो उस समय पर हमारी मीडिया ने लाइव दिखाया था एंड उसका हमें नुकसान हुआ था। तो इमीडिएट वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी, आर्टिकल 19 सस्पेंड किया गया था एंड फाइनली मीडिया ने रिपीट टेलीकास्ट दिखाया था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो हटा लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाली बात लिखी है, नॉट इन द केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। अपनी पब्लिक भड़केगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। एंड लास्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन द मेंशन्ड स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्यों? रेजिडरी पावर सारी की सारी पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो जब चाहे जैसे चाहे उनका यूज कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट का कोई भी मैटर छीन सकते हैं। अगली कहानी पर बढ़ते हैं। अगली कहानी पर जब हम लोग आते हैं तो हमारे सामने आता है आर्टिकल 356, स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम गवर्नर रूल के नाम से भी जानते हैं। दैट इज गवर्नर रूल, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। अब क्वेश्चन ये कि फेलियर से मतलब क्या है? Who decides that is failure or not? तो इसमें बेसिक कंडीशन है कि स्टेट के अंदर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपना एक एक बंदा एज एन गवर्नर बना के बैठाती है। पुराने गवर्नर्स क्यों कंटिन्यू नहीं करते? वो रीजन कि गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, रूलिंग पार्टी के होते हैं, तो वो आंख नाक कान होते हैं उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के कि कुछ भी लीगल या इलीगल तरीके से कुछ चीजें मैनिपुलेशन में तो नहीं हो रही हैं। अगर होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरप्रिटेट करते हैं, प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट जाती है, प्रेसिडेंट स्टेट से डिस्कस ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करता है एंड एज पर रिक्वायरमेंट डिसीजंस ले लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको 2-3 दे सकता हूं यहां पर। अभी अगर लेटेस्ट वर्जन में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट स्टेट इमरजेंसी लगी थी। वहां पर बेसिकली जो बीजेपी की और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट चल रही थी वो गिर गई थी। उसके बाद इमरजेंसी लगी, स्टेट इमरजेंसी। उस स्टेट इमरजेंसी के अंडर में वहां पर उनका स्पेशल स्टेटस वगैरह खत्म करके अभी डायरेक्टली उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया है। गॉट इट माय पॉइंट? तो याद रखिएगा। फिर से वही बात, प्रेसिडेंट इसको कैसे इंपोज करेगा? सबसे पहले ऑन द बेसिस और रिपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर। जो मैं बार बार कह रहा हूं, गवर्नर जो है स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख नाक कान हैं, वही बताते हैं कि कहां वहां पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके बाद द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, स्टेट लिस्ट के जो मैटर हैं 62, उनसे अलग अगर वो कुछ मिसयूज कर रहे होते हैं तो भी काम हो जाएगा। प्रोक्लेमेशन की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। अभी नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा है 1 मंथ में होना चाहिए, यहां पढ़ रहे हैं 2 मंथ में होना चाहिए। फिर से वही 6 महीने में पास कराते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां आके एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है वो समझा देता हूं कि वहां वो इनफाइनाइट जा सकती है, यहां पर मैक्सिमम अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात कर रहा हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इनफाइनाइट ले जा सकती है नेशनल इमरजेंसी को, जबकि स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए आ सकती है। विद इन 6 मंथ उसे पास कराना होगा। आगे के लिए बात कर लेते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नर रूल करते हैं, किसके साथ, किनकी सपोर्ट से करेंगे? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, एडवाइजर्स जो उनके लिए अपॉइंट वहां होते हैं, या उस समय के जो वहां के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन सबके साथ वो मिलकर उसको चलाते हैं।
क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इंपोज हो चुका है, तो ओवर 100 टाइम। इंडिया में तो ये लगता ही रहता है, लास्ट जम्मू एंड कश्मीर इसका एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़ के लिए बात कर ले, तेलंगाना के लिए बात कर ले, आर द ओनली स्टेट्स, ये याद रखने वाली बात है, जिसमें आज तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है कहीं इस पर आते हुए, बट आगे आ जाए तो आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इज द ओनली स्टेट्स और आर द ओनली स्टेट्स जिनमें अभी तक कोई भी इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। आगे के लिए बढ़ जाते हैं, आर्टिकल 360 जो कि हमारा आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही कि प्रोक्लेम्ड कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किस पर करेगा, रिटन रिकमेंडेशन पर। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जब भी देश में आएंगी तब ये लग सकती है, ये याद रखिएगा पहली बात। प्रोक्लेमेशन कैसे है, अप्रूव्ड बाय वही पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी 1 महीने में करानी होती है, स्टेट 2 में और फाइनेंशियल 2 में। आगे इमरजेंसी के लिए बात करें, प्रेसिडेंट कैन इशू द डायरेक्शन टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ द स्टेट और पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। बट यहां एक इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी इटसेल्फ एंड जुडिशरी की सैलरी किसी भी हालात में कट शॉर्ट नहीं की जा सकती है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं की जा सकती है, ये याद रखिएगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए बात करें तो आज तक कभी नहीं लगाई गई है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही आता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे सामने आएगा मिलिट्री। अगर हम लोग मिलिट्री में जा रहे हैं तो ये सुप्रीम कमांडर है। डिफेंस सर्विसेज जो भी इंडिया में काम कर रही हैं, आइदर वो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है। अब क्वेश्चन ये आता है, अपॉइंट ये करते हैं चीफ जितने भी हैं, लेकिन सर अभी तो एक सीडीए भी बन गए हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जनरल रावत बने हैं, तो उनको डिफेंस मिनिस्ट्री की एडवाइजरी पर अपॉइंट किया जाता है एंड उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। आगे के लिए बात करते हैं, जितनी भी लड़ाइयां होंगी यही कराएंगे, जितने पीस होंगे यही कराएंगे, एंड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट को हर चीज में इनका चाहिए। क्यों, जब भी हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, इसीलिए पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट के बिगर पॉसिबल नहीं है। आगे के लिए अगर हम लोग और बात करें तो हमारे पास आती है डिप्लोमेटिक पावर। अब ये डिप्लोमेसी से क्या मतलब है, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल फोरम पर नरेंद्र मोदी घूमने जाएं या कोई कहीं से आए तो उसका वेलकम करें, या कहीं जाकर किसी दूसरे कंट्री से अपना स्वागत कराएं, तो वो हमेशा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट सिटीजन है उसी के लिए इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन आता है। अपने एम्बेसडर्स को भेजना और दूसरों के बुलाना इन्हीं का काम है। इंटरनेशनल कोई संधि करनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो तो वो इन्हीं के बिहाफ पर किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और के बिहाफ पर। अब सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो कोई भी बंदा पैसा निकालेगा उसे चेक पर साइन चाहिए होंगे, किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। इसका मतलब जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजी नहीं है आप काम नहीं निकलवा सकते। बट अनटिल अनलेस उनके पास ये पावर नहीं है कि वो राजी ना हो, उन्हें रहना ही पड़ता है बेटा राजी। तो आगे के लिए बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। जैसे हम लोग अब इसके बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो कुछ डू यू नो में मैंने डाला है आपके लिए, जैसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। 2017 अंटिल अगर हम बात करें तो आज हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख है, पहले 1.5 लाख थी, तो अब ये बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है 2018 से। चलिएगा आगे के लिए बात करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट की जो भी सैलरी है, जब वो रिसीव जितना भी कर रहे हैं सारी फैसिलिटी जो उन्हें मेडिकल की मिल रही है, हाउसिंग की मिल रही है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिल रही है, वो होल लाइफ उनके लिए होती है फ्री। इंपॉर्टेंट ये कि जो उनकी सैलरी है वो तो उन्हें मिलेगी, प्लस जितना मिलता है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। और इन एनी केस सपोज हम बात करें कि रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड होने पर भी
उनकी सैलरी आधी हो जाती है एज एन पेंशन, बट उनकी कोई फैसिलिटी बंद नहीं होती। अगला, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया स्पेंड अराउंड 2.25 CR रुपीज एनुअली अदर एक्सपेंस लाइक प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करूं जो उनके हाउस में, स्टाफ में, फूड में, होस्टिंग में रहते हैं, भाई प्रेसिडेंट हाउस में बाहर के बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो 2,25,000 CR 2.25 करोड़ रुपीज एनुअली केवल उनके मेंटेनेंस पर ही खर्च हो जाता है। आगे के लिए बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, तो हमारे सामने जो चीजें आ रही हैं उनको देख लीजिए। इसमें इंडियन प्रेसिडेंट को मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी है यूएस प्रेसिडेंट के साथ। हमारे यहां पर अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये एक गलती हो गई है, इसको सही से लिख लीजिएगा, पर मंथ होना चाहिए। 5 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के लिए बात करें तो उनकी जो पर मंथ की सैलरी है वो ये है। गॉट इट माय पॉइंट? पर मंथ पर कंपेयर कर रहे थे हम लोग। इसी तरह से हम आगे बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए आल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दो द इलेक्टोरल कॉलेज, वही है इलेक्टोरल कॉलेज, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, फॉर द ईयर ऑफ 4 years। He is the only 2 nationally elected federal officers। प्रेसिडेंट यूएसए में 2 ही ऐसी पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नेशनल लेवल पर इलेक्शन होता है, बाकी रेस्ट ऐसी कोई भी पोस्ट यूएसए में नहीं है। तो इंडिया के साथ उसे कंपेयर किया है। अगली बात में आते हैं, तो अगली कहानी आपको और थोड़ी सी बात समझाती है यहां पर, क्या कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बात करें 1952 से इंडिया में, तो अ कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीडेड 50 इलेक्टोरल एज पर जो मैंने आपको बताया था, 50 तो उनका नाम प्रपोज करें एंड 50 उन्हें सपोर्ट करें। बहुत सारी बुक यहां लिखती हैं 100 कैंडिडेट होने चाहिए, 100 MP होने चाहिए, तो 100 नहीं है, 50 उन्हें प्रपोज करें और 50 उन्हें सपोर्ट करें। अगला, जनरल प्रिंसिपल के लिए बात करें, इंडियन प्रिंसिपल इलेक्टेड इज दैट द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वोट द स्टेट लेजिस्लेचर। तो याद करो, हमने पढ़ा तो था MP इक्वल टू MLA, सबकी वोट वैल्यू बराबर करी जाती है, ये तो मैंने फॉर्मूले भी बताए आपको इसके। आगे के लिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो जैसे ही हम लोग आगे के लिए थोड़ा और जाते हैं तो हमारे सामने आ जाता है, टोटल मिला के अगर बात करें तो हमारे पास 776 वोटर्स हैं, और वोटर्स कौन से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इधर लोकसभा या राज्यसभा, और 4100 के करीब हमारे पास MLA हैं इन इंटायर 28 स्टेट्स प्लस 3 UTs। गॉट इट माय पॉइंट? जिनमें स्टेट गवर्नमेंट होंगी। लेजिस्लेचर के लिए बात करते हैं तो लार्जर स्टेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मूव्स अराउंड द कस्टम बिल्ड हैवीली ऑटोमेटिक बेंज S600 रामू, जो कि कुछ 12 करोड़ की कार है। बेसिक किस गाड़ी में इंडियन प्रेसिडेंट घूमते हैं वो मैंने यहां लिखने की कोशिश की है। अगली बात आ जाती है, नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट, ये बिल्कुल मैं पहले बता चुका हूं, नॉमिनेट मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर कैन बी पार्टिसिपेटेड इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एज वेल एज रिमूवल, ये भी बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आगे दोबारा वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सारी पावर खत्म हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो हमारे यहां कब कब कौन कौन प्रेसिडेंट रहे? तो हैवा लुक, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके लिए बात करें तो वो 1950 से शुरू करते हैं अपना टेन्योर एंड वो 62 तक जाते हैं। इसके बाद एस राधाकृष्णन है, देन इसके बाद जाकिर हुसैन साहब आ जाते हैं, वीवी गिरी आ जाते हैं, देन जस्टिस हिदायतुल्लाह आ जाते हैं, गिरी साहब फिर से आते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है सर ये स्टार का और हैश का मतलब क्या है? अभी लास्ट में मैंने सब लिखा है, उसे देख लेना।
फिर फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं, बीडी जत्ती आ जाते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी आ जाते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी एक आदमी थे भाई, कुछ बच्चे मेरे से कई बार क्लास में पूछते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी तो फीमेल नेम लगता है सर, क्या वो फीमेल थे? तो नहीं भैया, वो मेल थे, याद रखना। ज्ञानी जेल सिंह जो हैं वो बात करते हैं 82 से 87 तक रहे हैं। इसके बाद हम आगे के लिए आ जाएं तो हमारे पास आर वेंकटरमन रहे हैं, एस डी शर्मा रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन रहे हैं। के आर नारायणन के लिए कहा जाता था फर्स्ट एससी शेड्यूल कास्ट के थे प्रेसिडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम ऑलरेडी आ गए हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दैट इज फर्स्ट विमेन जो इंडिया में आई। इसके बाद प्रणब मुखर्जी और अभी तो रामनाथ कोविंद चल रहे हैं। जहां हैशटैग रखा था उसका मतलब एक्टिंग, वो वाइस प्रेसिडेंट थे जब प्रेसिडेंट बने, और स्टार जो था वो फर्स्ट चीफ जस्टिस के लिए आया था जो कि जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। इसमें एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो ये वाले बंदे हैं वीवी गिरी, जस्टिस हिदायतुल्लाह के लिए तो हमने पढ़ा है कि ये 2 बार डिफरेंट कैपेसिटी से बने थे, बट जो वीवी गिरी थे ये ओनली कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जीते थे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वीवी गिरी के अलावा और कोई नहीं है जिन्होंने इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पार्टी इलेक्शन प्रेसिडेंट का जीत लिया हो। तो इस तरीके से बच्चे लोग हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है, प्रेसिडेंट की पावर्स कंप्लीट होती हैं, और हमारी कोशिश में आगे ये रहेगा कि हम लोग आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरह से एक एक करके फटाफट पॉलिटी कंप्लीट करें एंड बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक एक करके लाएं। आप मुझे मयंक पाराशर के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको अभी कि अगर आप अभी से फॉलो करते हैं तो जब वहां पेड कोर्सेज आएंगे तो आप पर नोटिफिकेशन फटाफट आ जाएगी, अदरवाइज नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आ पाती। और हम लोगों की आदत नहीं है कि अपने YouTube चैनल पे या यहां बार बार कहते रहें कि बच्चे लाइक करिए, फॉलो करिए या सब्सक्राइब करिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा है, आपको पढ़ के समझ आ रहा है, एनडीए के पेपर में इससे आपको हेल्प मिलेगी, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द ट्यूटर्स एकेडमी को भी और अनअकैडमी को भी। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, राधे राधे।